Hello friends, welcome to the last session of reading session number 14. We are finally about to complete a very lengthy reading session. हमने अभी तक इस रीडिंग सेशन में जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की शुरुआत की थी उसमें एग्रीगेट आउटपुट दैट इज जीडीपी कैसे निकलता है, मेथड्स, मेथोडोलॉजी क्या इंक्लूड होगा क्या एक्सक्लूड होगा, फंडामेंटल रिलेशनशिप बिटवीन फिस्कल बैलेंस, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड बैलेंस, इनका एक डिस्कशन किया था। एग्रीगेट डिमांड कर्व को डिराइव करने के लिए आईएस एंड एलएम कर्व कवर किए थे। फिर एग्रीगेट सप्लाई कर्व पढ़ा था। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कर्व को साथ में लेके आए, इक्विलिब्रियम डिटरमाइन किया। उस इक्विलिब्रियम से कैसे रिसेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी गैप, स्टैगफ्लेशन ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। और जस्ट लास्ट सेशन में साइमल्टेनियस चेंजेस जब होते हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में तो क्या इंपैक्ट होता है हमारे प्राइस लेवल पे और आउटपुट पे, दैट इज प्राइस लेवल पे और जीडीपी पे, उसका कंक्लूजन बनाया था। Now we are moving to the last phase, the last topic of this reading session, that is economic growth. हमने इतनी देरी से जो इस पूरे के पूरे सेशन में डिस्कस किया है वो जीडीपी की बात की है। What is economic growth? Economic growth is the increase in GDP. पिछले साल के कंपैरिजन में जीडीपी में कितनी बढ़त हुई, that is what is economic growth. So it is completely a क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन। हम एक क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन करते हैं और ये देखते हैं कि पिछले साल जितना एग्रीगेट आउटपुट था, जितना एग्रीगेट प्रोडक्शन था, इस साल उसके कंपैरिजन में कितनी बढ़त हुई या गिरावट हुई। दैट इज व्हाट इज आवर इकोनॉमिक ग्रोथ। एक वर्ड और यूज किया जाता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक वाइडर टर्म होता है जिसके अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ भी आ जाता है। यानी कि जब आप ऐसा कहते हो कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है और उसके साथ साथ पॉवर्टी कम हो रही है, इलिटरेसी कम हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो रही है, ये सब साथ साथ में क्वालिटेटिव चीजें भी हो रही है, then it is economic development. Currently what we are going to discuss about is only economic growth, that is quantitative betterment जो भी हो रहा है इकोनॉमी में वो। तो उसे हम तीन सिंपल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं अपने करिकुलम के हिसाब से कि कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है, व्हाट आर द सोर्सेस, बिकॉज इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि जीडीपी, फुल एम्प्लॉयमेंट जीडीपी में बढ़त करना, वो कैसे पॉसिबल होता है, उसे सस्टेन कैसे किया जाता है, उसे मेजर कैसे किया जाता है एज इट इज अ क्वांटिटेटिव नंबर। तो तीन मेन पार्ट्स में हम उसे तोड़ देते हैं, जिसमें मेजरमेंट करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो हमने प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा था हम उसका इस्तेमाल करेंगे और एक मॉडल डिस्कस करेंगे, सोलो मॉडल या फिर नियो क्लासिकल मॉडल, कुछ भी बुला लो। बेसिकली इट इज नेम बिहाइंड द इकोनॉमिस्ट रॉबर्ट सोलो। तो रॉबर्ट सोलो ने जो एक मेथोडोलॉजी दी थी टू एस्टिमेट द इकोनॉमिक ग्रोथ, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज सोलो मॉडल। ऐसा बहुत होता है एग्जाम्स में कि इस मॉडल पे से एक मार्क का एमसीक्यू आ जाए। सिंपल कैलकुलेशन होता है, सिंपल सा फॉर्मूला है, उसके बेसिस पे ये डिस्कस करना होता है हमें। सो बिफोर वी रीच ओवर देयर, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम सोर्सेस। इकोनॉमिक ग्रोथ के सोर्सेस क्या होते हैं, कैसे जीडीपी बढ़ा सकते हो आप, किन चीजों पे, किन फैक्टर्स पे फोकस करके। तो हमारे टोटल 5 फोर्सेस हैं, 5 ऐसे एरियाज हैं जिसकी वजह से हमें इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाई देती है। एक, लेबर सप्लाई। लेबर सप्लाई इसका मतलब द टोटल क्वांटिटी ऑफ लेबर आवर्स, कितना लेबर आवर अवेलेबल है हमारी इकोनॉमी में। जब लेबर आवर्स बढ़ते हैं तो उस केस में हम कहते हैं लेबर सप्लाई बढ़ी। सो लेबर सप्लाई बढ़ानी है तो इट डिपेंड्स अपॉन लेबर फोर्स। हो सकता है नंबर ऑफ लेबर्स बढ़ जाए या फिर वही नंबर ऑफ लेबर्स ज्यादा देरी काम करने लगे, नंबर ऑफ आवर्स बढ़ जाए कि 8 आवर्स अ डे की जगह 9 आवर्स अ डे। सो व्हेन वी से लेबर सप्लाई, इट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन लेबर आवर्स, एग्रीगेट लेबर आवर्स। तो हमारे जो एग्रीगेट लेबर आवर्स बढ़ेंगे तो जितनी देरी लेबर काम कर रहे हैं अगर वही बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा। लेबर फोर्स कैसे बढ़ सकता है, इमिग्रेशन की वजह से बढ़ सकता है कि एक देश में दूसरे देश के लोग माइग्रेट किए तो हमारा लेबर फोर्स बढ़ गया। इसीलिए कई कंट्रीज माइग्रेशन होने देती है कि दूसरे के देशों से हमारे देश में लोग आए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। खास करके उन देशों में जिन देशों में पॉपुलेशन कम है, अगर पॉपुलेशन कम होती है तो लेबर फोर्स कम होता है और वो कंट्रीज चाहती है कि उनकी पॉपुलेशन बढ़े। फॉर एग्जांपल जापान इज वन ऑफ द प्राइम एग्जांपल्स इन द वर्ल्ड। उसे अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए इस सोर्स को इंप्रूव करने की बहुत जरूरत है, जिसके लिए वो रेगुलरली
कोई ना कोई तरह की पॉलिसी बनाता है। रिसेंटली हमने सेम चीज चाइना के केस में भी होते हुए देखी, जबकि चाइना इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, स्टिल उसने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए जो पॉलिसीज बना रखी थी 70s से, उसे रिलैक्स करना स्टार्ट कर दिया। 70s में उनकी पॉलिसी थी वन चाइल्ड, दैट इज यू शुड हैव ओनली वन चाइल्ड, टू चाइल्ड्स यू वोंट गेट गवर्नमेंट बेनिफिट्स। फिर उन्होंने कुछ साल पहले उसे टू चाइल्ड किया और रिसेंटली 2021 में उन्होंने थ्री चाइल्ड कर दिया। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए दे नीड यंग पीपल, दे नीड वर्कफोर्स इन द कमिंग इयर्स। उनकी पॉपुलेशन एज हो रही है, तो एज हो रही है पॉपुलेशन, पर पॉपुलेशन तो है ना, पॉपुलेशन तो है, लेकिन दूसरा भी तो एक मैटर है, ह्यूमन कैपिटल। इट इज नॉट ओनली अबाउट हैविंग पीपल, इट इज अबाउट हैविंग पीपल हुज दिस वर्क्स। मतलब वी नीड स्किलफुल पीपल, we need trained people, we need well educated people, because one thing is the number of hours that are supplied, another thing is productivity भी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। कोई लेबर 8 घंटे काम करता है, 8 घंटे में 100 यूनिट बनाता है, उसको अगर आप थोड़ा सा एजुकेट करते हो, उसे स्किल सिखाते हो, तो वही 8 घंटे में वो 200 बनाने लगता है। तो प्रोडक्शन तो बढ़ ही गया, लेबर फोर्स नहीं बढ़ा, लेकिन लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ने की वजह से प्रोडक्शन बढ़ गया। इसीलिए हर कंट्री एजुकेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करती है, क्योंकि अगर ह्यूमन कैपिटल डेवलप होगा, दैट इज नॉलेज, स्किल्स, ये टैलेंट, ये सारी चीजों को हम एक्सप्लॉइट करेंगे, तभी जाके हमें हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में बढ़त दिखाई देगी। इसीलिए इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए एक पोटेंशियल जीडीपी का सिंपल सा हम रिलेशन भी बनाते हैं, द एग्रीगेट नंबर ऑफ आवर्स वर्क्ड इनटू लेबर प्रोडक्टिविटी डिटरमाइंस द पोटेंशियल जीडीपी ऑफ द कंट्री, कि कितने आवर्स वर्क्ड है और कितनी लेबर प्रोडक्टिविटी है। तो ये ह्यूमन कैपिटल वाला एंगल कवर करता है, एंड ये लेबर फोर्स दैट इज लेबर सप्लाई वाला एंगल कवर करता है, जिससे हमें एक पोटेंशियल जीडीपी का आइडिया लगता है। ये ग्रोथ कितनी होगी एक पोटेंशियल जीडीपी में, वो भी जाना है, तो लेबर फोर्स की ग्रोथ देख लो, लेबर प्रोडक्टिविटी की ग्रोथ देख लो। फॉर एग्जांपल एक कंट्री है चाइना, चाइना के लिए आप कहते हो कि लेबर फोर्स तो 1% से कम हुआ, ग्रो नहीं हुआ, गिरा, लेकिन जो लेबर था उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो 3% से बढ़ी। तो जो पोटेंशियल जीडीपी में ग्रोथ होगा वो 2% दिखाई देगा, हमें नेट पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई देगा। तो सिंपली हम जीडीपी को सस्टेन करने के लिए ऐसा कह सकते हैं, द ग्रोथ इन पोटेंशियल जीडीपी डिपेंड्स अपॉन ग्रोथ इन लेबर फोर्स एंड ग्रोथ इन लेबर प्रोडक्टिविटी। पर ये तो दो ही सोर्सेज हुए, ऑब्वियसली और भी सोर्सेज हैं, जैसे कि फिजिकल कैपिटल स्टॉक। वी नो दैट द कैपिटल स्टॉक कीप्स ऑन डिप्रिशिएटिंग, it does not remain of the same value of the same standard. There is always a repair and maintenance or a new technology that is required in the physical capital. So if you increase the physical capital stock, then only you will see that you are able to maintain the economic growth or sustain the economic growth. So capital stock is also one of the areas. One of the other important areas is technology. अपग्रेड करो, अपडेट करो, बदलती दुनिया के साथ टेक्नोलॉजी बढ़ाओ, क्योंकि कैपिटल और लेबर एक लेवल तक ही आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, उसके बाद तो टेक्नोलॉजी ही की हो जाती है। हमने कई कंट्रीज देखी है, लाइक जर्मनी, लाइक इजराइल, जिन्होंने डेवलपमेंट किया है और वो डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी को मुद्दा बना के किया है। आज अगर हम इजराइल की बात करते हैं तो द पॉपुलेशन इज नॉट टू हाई, इनफैक्ट दे हैव अ वेरी लेस पॉपुलेशन, few lakh people, but still they are counted as one of the fastest developing countries. Why is it so? Because they have focused upon science and technology, because it is one of the source of economic growth. Then we talk about natural resources. This is something that is based on your geographical location. If the country is based in a location where there are ample amount of natural resources, whether it is renewable or whether it is non-renewable, then it will grow at a faster pace. Like for example, we all talk about Middle East. Middle East, ऑयल की खदान है, तो ऑयल की खदान है, दैट इज वाई वहां पे इतनी रिचनेस है और इतनी ग्रोथ है, क्योंकि वहां उनके पास एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जो सबके पास अवेलेबल नहीं है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि नेचुरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी ज्यादा है या नहीं, जिसमें कुछ रिन्यूएबल होते हैं। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट, आप आसानी से उन्हें रिप्लेनिश कर सकते हो, लेकिन कुछ रिन्यूएबल नहीं होते, एक दिन खत्म हो जाएंगे तो खत्म हो जाएंगे। दैट इज वाई रिसेंट टाइम्स में कंट्रीज इस पे फोकस करना स्टार्ट कर रही है, क्योंकि जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के 200-250 साल बीते हैं, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होने की वजह से बहुत सारे रिसोर्सेज तो एग्जॉस्ट होती चली जा रही है। कमिंग फॉरवर्ड, गोइंग फॉरवर्ड, रिन्यूएबल सोर्सेज विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इन पे वर्क करना जरूरी है, तभी
आपको इकोनॉमिक ग्रोथ लॉन्ग टर्म में सस्टेन होती हुई दिखाई देगी। तो थियोरेटिकली हम पहले डिस्कस कर रहे थे, तो हमने कहा 5 मुद्दे हैं जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ दिखती है। एक, लेबर फोर्स, लेबर सप्लाई, लेबर आवर्स बढ़ने चाहिए। दूसरा, लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, दैट इज ह्यूमन कैपिटल डेवलप होना चाहिए। फिजिकल कैपिटल स्टॉक को इंक्रीज करना चाहिए, कैपिटल गुड्स बढ़ेंगे तो और प्रोडक्शन होगा, ग्रोथ दिखाई देगी हमें। टेक्नोलॉजी इंप्रूव करनी चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन से हमेशा जो भी आपकी ग्रोथ थी, जिस लेवल ऑफ मशीनरी या जिस लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल की, उससे ज्यादा होगी। एंड नेचुरल रिसोर्सेज एक बड़ा इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले करते हैं, जिसमें हम नॉन रिन्यूएबल तो कुछ खास कर नहीं पाएंगे, पर रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज बढ़ाने से हमें फर्क दिखाई देगा, जिसको सिंपली सस्टेन करने के लिए हमने सिंपल 2 फॉर्मूलाज देख लिए। ये सिंपल एजेंडाज हैं। Aggregate hours worked into labor productivity will give you your potential GDP, कि आप क्या केपेबल हो, कितना GDP बना सकते हो। तो अगर आपको प्रोडक्टिविटी मिल जाएगी, दैट इज आउटपुट पर वर्कर, दिस इज नथिंग बट आउटपुट पर वर्कर, एंड अगर आपको यहां मिल जाएगा एग्रीगेट आवर्स वर्क, दैट इज द नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू द आवर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू आवर्स, तो ऑटोमेटिकली इन्हें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें देश की पोटेंशियल जीडीपी, मतलब क्या केपेबल जीडीपी है जो हम पहुंच सकते हैं लॉन्ग रन में, वो मिल जाएगा। इसे अगर आपको ग्रो करना है, इसे आपको बढ़ाना है, तो सीधे सीधे 2 मेन फैक्टर्स निकल के आते हैं। लेबर फोर्स बढ़ाओ, लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ। जैसे हमने सिंपल एक एग्जांपल देखा कि अगर लेबर फोर्स 1% से कम हुआ पर लेबर प्रोडक्टिविटी 3% से बढ़ी, तो नेट 2% से हमारा पोटेंशियल जीडीपी ग्रो होगा। इसी चीज को मेजर करने के लिए बेटर तरीके यूज किए जाते हैं, जैसे प्रोडक्शन फंक्शन एंड सोलो मॉडल। ये हमारा बेस था ताकि हम इसे थोड़ा सा समझ सके, क्योंकि हमारे क्वेश्चन ज्यादा आने के चांसेस यहीं से रहेंगे। ये हमारा सिर्फ बेस लॉजिक था कि व्हाट आर द सोर्सेज एंड व्हाट इज द सस्टेनेबिलिटी, हाउ टू मेजर। वन इज प्रोडक्शन फंक्शन के बेसिस पे। प्रोडक्शन फंक्शन हम पहले से जानते आए हैं, आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। कैपिटल बढ़ेगा, लेबर बढ़ेगा, हमें आउटपुट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, रिटर्न्स टू फैक्टर, रिटर्न्स टू स्केल। अगर आप कैपिटल कांस्टेंट रखते हो, लेबर बढ़ाते हो, तो आउटपुट बढ़ता है। सिमिलरली अगर आप सारे इनपुट्स बढ़ाते हो, तो जिस प्रोपोर्शन में इनपुट्स बढ़ाते हो, उसी प्रोपोर्शन में आउटपुट भी बढ़ता है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। सो वी ऑलरेडी हैव एन आइडिया, बट इसके अंदर अब बीच में एक चीज और लिखी हुई है, ए। ये ए क्या है? ए को हम बोलते हैं टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी मतलब वैसे तो जो आउटपुट है वो डिपेंडेंट लेबर और कैपिटल पे है, पर सिर्फ लेबर और कैपिटल पे डिपेंडेंट थोड़ी है, और भी चीजें हैं ना, जैसे कि टेक्नोलॉजी, नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल टेक्नोलॉजी प्ले करती है। इसका मतलब आपका आउटपुट ग्रो हो रहा है, पर लेबर और कैपिटल की वजह से सब कुछ जस्टिफाई नहीं हो रहा, किसी और कारण की वजह से भी हो रहा है। तो वो जो और कोई भी कारण है वो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी होता है, जिसके अंदर मेजरली हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं कि टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ की वजह से सेम अमाउंट ऑफ लेबर और कैपिटल की वजह से जो आउटपुट बढ़ा होगा, वो टेक्नोलॉजी दैट इज टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी रिप्रेजेंट करने वाला है। सो इसीलिए अगर टीएफपी बढ़ता है, लेबर बढ़ता है, कैपिटल बढ़ता है। लेबर बढ़ना मतलब नंबर ऑफ आवर्स या उनकी प्रोडक्टिविटी, दैट इज ह्यूमन कैपिटल। कैपिटल बढ़ना मतलब कैपिटल स्टॉक, या फिर टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी मतलब और कोई भी फैक्टर जो इनके अंदर कवर नहीं हुआ, तो उस केस में हम कहते हैं कि आउटपुट में ग्रोथ होगी। इसी फंक्शन को हम दूसरी तरीके से दिखा सकते हैं, आउटपुट पर वर्कर। आउटपुट पर वर्कर दैट इज आउटपुट डिवाइड बाय लेबर। तो अगर हम बोथ साइड्स को डिवाइड बाय एल कर देंगे, तो यहां एल बाय एल करके कैंसिल हो जाएगा और के बाय एल करके के अपॉन एल ही रह जाएगा। मतलब हमारा फाइनल जो इक्वेशन निकलेगा वो क्या होगा? आउटपुट पर वर्कर इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल पर लेबर, यानी कितना कैपिटल है पर लेबर ऑन एन एवरेज अवेलेबल। अगर वो ग्रोथ होगा तो आउटपुट पर वर्कर भी बढ़ेगा। दैट इज इफ द कैपिटल इज इंक्रीज्ड per unit of labor, you will see a growth in productivity, that is output per worker. And जितनी चीजें इससे एक्सप्लेन नहीं होगी वो टीएफपी से एक्सप्लेन होगी, टेक्नोलॉजी की ग्रोथ से। तो बेसिकली क्या कहा जाता है कि अगर आप कैपिटल इंप्रूव करोगे, कैपिटल ग्रो करोगे तो आउटपुट पर वर्कर तुम्हें ग्रो होता हुआ दिखेगा। लेकिन हम ये बात पहले से जानते हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन में
आप कैपिटल लेबर जब इंक्रीज करते हैं तो डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है, जो हमने पढ़ी हुई है। यानी कि जैसे जैसे आप इनपुट्स बढ़ाते भी हैं, लेबर बढ़ाते भी हैं कैपिटल के ऊपर, उससे जो ग्रोथ मिलती है वो डिमिनिशिंग नेचर की होती है। जो आउटपुट बढ़ता है पर वो उस स्पीड पे नहीं बढ़ता जिस स्पीड पे पहले बढ़ रहा था, मतलब धीरे धीरे उसकी स्पीड गिरती है। तो हमने वहां सेकंड स्टेज देखा था, डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। सो बिकॉज देयर इज डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्शन बढ़ता है वो डिमिनिशिंग है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि आप कैपिटल बढ़ाओगे पर वर्कर तो उससे ग्रोथ तो होगी पर वो एक लेवल तक ही होगी। दैट इज व्हाई कैपिटल डीपनिंग करने से यानी कैपिटल पर वर्कर बढ़ाने से, K/L बढ़ाने से हमें ग्रोथ दिखाई देगी। हमारा आउटपुट पर वर्कर बढ़ेगा पर एक लिमिट तक ही बढ़ेगा, और एक लिमिट तक ही बढ़ेगा इसका मतलब हमें और आउटपुट पर वर्कर अगर बढ़ाना है, ग्रोथ अगर बढ़ानी है, तो हमें टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए डेवलप्ड कंट्रीज कैपिटल डीपनिंग करना से ज्यादा टेक्नोलॉजी इंप्रूव करने पे वर्क करती है, क्योंकि जो कैपिटल डीपनिंग करनी है वो एक लेवल तक कर चुके हैं, उसे मैक्स आउट कर चुके हैं। अब अगर उन्हें ग्रोथ चाहिए अपनी जीडीपी में तो टीएफपी, दैट इज टेक्नोलॉजी इंप्रूव करने में ही उन्हें ग्रोथ मिलेगी, अदरवाइज ग्रोथ मिलेगी नहीं। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज अभी भी कैपिटल डीपनिंग करके ये फायदा ऑब्टेन कर सकती है, क्योंकि उन्होंने अभी तक उसे मैक्स आउट नहीं किया है। जैसे ही वो मैक्स आउट कर लेंगे, कहीं ना कहीं आपको टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी पे आना ही पड़ेगा। तो ये प्रोडक्शन फंक्शन से समझते हुए हम इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे मेजर कर सकते हैं या उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये पता चलता है। जिसे सिंप्लीफाई करने के लिए, आसान करने के लिए रॉबर्ट सोलो ने एक कैलकुलेटिव मॉडल दे दिया, जिसे हम नियो क्लासिकल मॉडल भी बुलाते हैं। उसमें इन्होंने क्या कहा, यानी सिंपल ऐसा कहो ना, पोटेंशियल जीडीपी की ग्रोथ के लिए टेक्नोलॉजी ग्रो होनी चाहिए, लेबर ग्रो होना चाहिए या कैपिटल ग्रो होना चाहिए। तीन फैक्टर्स में उन्होंने डिवाइड कर दिए कि या तो टेक्नोलॉजी ग्रो होगी, लेबर ग्रो होगा, कैपिटल ग्रो होगा। जिसमें लेबर और कैपिटल मिलकर काम करते हैं, तो जो देश का नेशनल इनकम होता है वो कैपिटल और लेबर के संगम से तैयार होता है, जिसमें कैपिटल का कोई कंट्रीब्यूशन होगा, लेबर का कोई कंट्रीब्यूशन होगा। तो अगर लेबर का कंट्रीब्यूशन 20% है तो कैपिटल का कंट्रीब्यूशन 80% होगा। अगर कैपिटल का कंट्रीब्यूशन 40% है तो लेबर का कंट्रीब्यूशन 60% होगा। तो ये जो कंट्रीब्यूशन है उसे हम वेट ऑफ लेबर एंड वेट ऑफ कैपिटल के नाम से जानते हैं, क्योंकि अगर लेबर का कंट्रीब्यूशन कम है तो लेबर की ग्रोथ करोगे भी तो उतना फायदा नहीं मिलेगा ना, क्योंकि कैपिटल की कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। तो कैपिटल की ग्रोथ करने से हमें ज्यादा इंपैक्ट दिखाई देगा पोटेंशियल जीडीपी की ग्रोथ में। सो जो हमारा WL है या WC है, इसे हम सिंपली बोल सकते हैं WL इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ लेबर इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, और WC क्या होगा, 1 - WL, दैट इज कैपिटल का कंट्रीब्यूशन क्या है नेशनल इनकम में। तो समझो अगर मैं ऐसा कहता हूं कि दिस इज 0.30 एंड दिस इज 0.70, समझो ऐसे अज्यूम कर लेते हैं किसी भी कंट्री का ऐसा स्टेटस है कि जो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी है, जो 1 रुपए का जीडीपी तैयार होता है, आउटपुट तैयार होता है, उसमें लेबर 30% कंट्रीब्यूट करता है, कैपिटल 70% कंट्रीब्यूट करता है। तो अगर आपको पूछा जाए कि पोटेंशियल जीडीपी को बढ़ाने के लिए किस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, तो दैट इज ग्रोथ इन कैपिटल, क्योंकि कैपिटल ग्रो होगा तो कैपिटल का कंट्रीब्यूशन क्योंकि ज्यादा है, हमें इंपैक्ट दिखाई देगा पोटेंशियल जीडीपी के ग्रोथ पे वो ज्यादा दिखाई देगा। अगर लेबर उतने से ही ग्रो करोगे जितने से आपने कैपिटल ग्रो किया, तो जो फायदा है वो 30% ही मिलेगा, क्योंकि बाकी 70% कंट्रीब्यूशन तो कैपिटल का है ना। लेकिन वही अगर हम टेक्नोलॉजी देखें तो टेक्नोलॉजी को अगर ग्रो करेंगे तो जितने से टेक्नोलॉजी की ग्रोथ रेट होगी उतने से ही जीडीपी का ग्रोथ हो जाएगा। दैट इज व्हाई डेवलप्ड कंट्रीज फोकस ऑन दिस, क्योंकि इसे तो वो फुल्ली यूटिलाइज कर चुके हैं, इसे कंप्लीटली यूज कर चुके हैं वो। और यहां आप देख भी रहे हो कि लेबर और कैपिटल बढ़ाने से सीधे 100% फायदा नहीं मिलता, बिकॉज डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है। कैपिटल डीपनिंग कितनी भी कर लोगे एक लेवल तक फायदा मिलेगा, उसके बाद तो आपको टेक्नोलॉजी में ही इंप्रूवमेंट करना होगा। इसी फॉर्मूला को, इसी सोलो मॉडल को हम ग्रोथ इन पर कैपिटा पोटेंशियल जीडीपी भी देख सकते हैं। दिस इज द टोटल पर कैपिटा डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन। तो अगर डिवाइड बाय द टोटल पॉपुलेशन दैट इज पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ देखनी है
पोटेंशियल पर कैपिटा, तो फॉर्मूला में क्या होगा, टेक्नोलॉजी की ग्रोथ तो वही रहेगी, लेकिन जो ऐड कर रहे हैं वो कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल टू द नेशनल इनकम इनटू ग्रोथ इन कैपिटल टू लेबर रेशियो, के अपॉन एल जो है, दैट इज कैपिटल पर वर्कर जो है, उसके अंदर अगर आप ग्रोथ करते हो, उसे बढ़ाते हो, इनटू शेयर और कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल इन द नेशनल इनकम प्लस ग्रोथ इन टेक्नोलॉजी करते हो, तो आपको ग्रोथ इन पर कैपिटा पोटेंशियल जीडीपी मिल जाएगा। तो सिंपली उसे डिराइव किया हुआ है, कुछ इसमें कोई बहुत यूनिक नहीं है, डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन करके उसे निकाला हुआ है और डिराइव किया है। तो डिराइवेशन में जाने की हमें नीड नहीं है, हमें सिर्फ ध्यान में रख लेना है कि अगर आपको ग्रोथ इन पोटेंशियल जीडीपी पूछा है, मतलब टोटल बेसिस पे, तो ग्रोथ इन टेक्नोलॉजी लो, कितना लेबर का कंट्रीब्यूशन है, कितना कैपिटल का कंट्रीब्यूशन है, लेबर के कंट्रीब्यूशन को ग्रोथ इन लेबर से मल्टीप्लाई करो और कैपिटल के कंट्रीब्यूशन को ग्रोथ इन कैपिटल से मल्टीप्लाई करो, तीनों चीजों को ऐड करो, ग्रोथ इन पोटेंशियल जीडीपी मिल जाएगी। यही ग्रोथ इन पोटेंशियल जीडीपी अगर पर कैपिटल लेवल पे पूछी है, तो ग्रोथ इन पर कैपिटा पोटेंशियल जीडीपी, तो ग्रोथ इन टेक्नोलॉजी पूरी वैसी की वैसी लो, प्लस जो कैपिटल का कंट्रीब्यूशन नेशनल इनकम में वो लिख लो, इनटू जो भी आपने कैपिटल पर लेबर का जो ग्रोथ है वो किया है वो ले लो। सो ग्रोथ इन कैपिटल पर लेबर इनटू कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल टू नेशनल इनकम प्लस ग्रोथ इन टेक्नोलॉजी विल गिव यू ग्रोथ इन पर कैपिटा पोटेंशियल जीडीपी। सो इट इज अ मॉडल। नाउ अंडरस्टैंड, अ मॉडल वर्क्स ऑन अ लॉट ऑफ assumptions and approximation. It is not that you will get the truth. You will get a approximate answer, a near about answer which will give you an idea. ये सब करना क्यों है? शायद ये सवाल आ सकता है, ये सब क्यों निकालना है? ये सब इसलिए निकालना है क्योंकि बच्चों हम पढ़ रहे हैं फिनांस, स्टॉक मार्केट्स में रिटर्न्स कितने मिलेंगे, पोर्टफोलियो मैनेज करना है, वेल्थ मैनेज करनी है, ये सारी चीजें हमारा कोर एस्पेक्ट है। तो जो देश का पोटेंशियल जीडीपी का ग्रोथ होता है ना, लॉन्ग रन में जो इक्विटी मार्केट्स होते हैं, हमें वही ग्रोथ रेट दिखाई देती है। Whatever is the long run growth rate in potential GDP is reflected in the long run equity growth. तो आपको एक अप्रॉक्सीमेशन या आइडिया मिल जाता है कि आने वाले साल में अगर 7-8% से इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो मोटा मोटी इक्विटी में भी लॉन्ग रन में वही रेट पे ग्रोथ होने वाली है। तो दैट इज व्हाई इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस आता है और ये सारी चीजों को हम पढ़ते हैं ताकि हम समझ सके कि जो हम फाइनेंशियल डिसीजन लेने वाले हैं वो किस बेसिस पे लें। इस तरीके से एक बहुत ही सिंपल टॉपिक, आसान टॉपिक इकोनॉमिक ग्रोथ कंप्लीट होता है। इसके बारे में बहुत डिटेल अभी आपको करिकुलम में नहीं दिया है और मैंने भी आपको इनके बारे में काम की खाली थोड़ी एग्जाम ओरिएंटेड बातें ही बताई। पूरा डिटेल में डिराइवेशन करके जैसा हम बाकी जगहों पे देखते हैं s - i = g - t + x - m, वो नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये लेवल 2 में बहुत डिटेल में दिया है। लेवल 2 में एक एक बात इसका डायग्राम बना के हम देखते हैं एग्जैक्टली कैपिटल डीपनिंग क्या होता है, डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की वजह से टेक्नोलॉजी ग्रोथ पे फोकस करना होता है, डायग्राम बना के हम देखते हैं। इसीलिए हमने यहां इसे इतना डिटेल में लेवल 1 के करिकुलम में नहीं लिया है। तो आप इसे आगे जाके कंटिन्यू करेंगे लेवल 2 में बड़ा ही डिटेल में पढ़ेंगे। सो दैट्स इट इन दिस सेशन। वी हैव कवर्ड 5 सोर्सेस of economic growth, sustainability, approximation की कुछ एक बेसिक आइडियोलॉजी, एंड देन प्रोडक्शन फंक्शन कैसे यूज किया जाता है मेजर करने में, सोलो मॉडल में उसमें क्या थोड़ी से बदलाव करके एस्टिमेशन करने में हमें हेल्प प्रोवाइड की है। इसके साथ हमारा रीडिंग सेशन 14 कंप्लीट होता है। आप इसके रिलेटेड जो आपको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड की है उसे कंप्लीट कर लेंगे तो आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। हमारे 3 लेंथी रीडिंग सेशंस, ideally सबसे लेंथी रीडिंग सेशंस, रीडिंग सेशन 12 and 13 ऑफ माइक्रो एंड रीडिंग सेशन 14 ऑफ मैक्रो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट टाइम वी विल टेक एन ओवरव्यू ऑफ रीडिंग सेशन नंबर 15, दैट इज अंडरस्टैंडिंग बिजनेस साइकिल्स। जो हमने अब पढ़ लिया जीडीपी, ये जीडीपी स्मूथली ग्रो या स्मूथली गिरता नहीं है, बहुत सारे रुकावटें और अड़चने आती है। जैसे हम जो सुनते हैं मंदी है मार्केट में, तेजी है, तो तेजी मतलब जीडीपी बढ़ रहा है पर बढ़ती हुई रेट पे बढ़ रहा है। डिप्रेशन है, जीडीपी गिर रहा है पर बहुत जोरदार गिर रहा है। ऐसे जो साइकिल्स आते हैं किसी इकोनॉमी में, एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, रिसेशन, डिप्रेशन, ट्रफ, ये सारे के बारे में डिस्कशन हम नेक्स्ट
रीडिंग सेशन में करेंगे। तो जैसे ही मिलेंगे सबसे पहले ओवरव्यू लेंगे, जैसा हम हर रीडिंग सेशन के पहले लेते हैं, और फिर फर्स्ट टॉपिक से 0 से शुरुआत करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस रीडिंग सेशन। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।